बात आज की चैनल पर आज चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आनंद सिंह राजावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस चुनाव चर्चा के अंदर हम रोज़ नए मुद्दों पर बात करते हैं। बात बड़ी सार्थक होती है, मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन मुद्दों पर बात करना मैं नहीं समझता कि अजमेर के किसी चैनल पर इस तरीके के आयोजन हो रहे हों जहाँ इस मुद्दे पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हों। आज की जो हमारी चिंता है वो ये है कि अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में क्या चुनाव जातीय आधार पर हो रहे हैं। मेरा तो मानना है कि जातीय आधार पर ही हो रहे हैं और जितने स्टार प्रचारक लाए जा रहे हैं वो भी जातीय समीकरणों को बैठाने के लिए ही लाए जा रहे हैं। चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो और कल चाहे प्रियंका गांधी जो टेकड़ी आ रही हैं वो हों, सब कहीं ना कहीं वोट समीकरण को लागू करने के लिए आ रहे हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आनंद सिंह जी राजावत से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप सहमत हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जो हैं वो जातीय आधार पर हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप राजनीति के प्रखर वक्ता और मुखर चिंतक हैं और आप हमेशा एक अच्छे विश्लेषक और रणनीतिकार के रूप में मशहूर रहे हैं। आनंद जी, आपका स्वागत और आपसे वही सवाल कि क्या 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव जातीय आधार पर लड़े जा रहे हैं। आपका कहना काफ़ी हद तक तो सही है जी। 8 विधानसभा ही क्या, कुछ शहरी क्षेत्र छोड़ दें तो जो राजस्थान का परिप्रेक्ष्य है, ग्रामीण क्षेत्र पूरा ही कहीं न कहीं जाति अपना महत्व रखती है। और उसका कारण एक और भी है कि सभी राजनीतिक दल टिकट वितरण के समय विशेषकर जातिगत समीकरण भी देखते हैं कि किस जाति का टिकट देने से हमारी ये सीट जीती जा सकती है। जी। तो जब टिकट का वितरण भी कहीं न कहीं जातीय आधार हो जाता है तो हम इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते कि चुनाव में मतदान पे जातियों का असर बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम होता है। आज जैसे जयपुर देख लें, अजमेर देख लें, अजमेर में भी जहाँ मैं निवास करता हूँ या जो हमारा क्षेत्र अजमेर उत्तर है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई जाति विशेष इस चुनाव को प्रभावित कर रही है। प्रत्येक जाति के ऐसा नहीं कह सकते कि 100% मत किसी एक प्रत्याशी को मिलेंगे या जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में मैं आपका कहना सही है, कहीं न कहीं जातिगत समीकरण भी अपना प्रभाव डालेंगे। तोमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के जवाब में? मैं तो सिर्फ यह कहना चाहूँगा, राष्ट्र का जो आधार है वो जाति हो चुका है और हमेशा से है। और हम राष्ट्रीयता की तुलना जब हिंदुस्तानी होने से करते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, तो साथ में एक जाति का पुछल्ला जरूर लगा देते हैं कि हमारी जाति के इतने। और आज तो राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस छिड़ी हुई है कि जातिगत गणना होनी चाहिए। तो ऐसे में जब सभी पार्टियां इसी बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है, उसी जाति के उम्मीदवार का वहां पर वो प्रत्याशी के रूप में चयन करते हैं जी। तो ये मानना अथवा न मानने को बगुला बन आंख बंद कर लेना जैसा ही होगा कि हम ये कहें कि जातीय आधार पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे। लेकिन ये सत्य है, कुछ जगहों पर मतदाता बहुत तेजी से जागरूक हो रहे हैं और अपनी स्वजातीय उम्मीदवार होने पर भी वो किसी विजातीय उम्मीदवार को भी मत देने को तैयार हैं, अगर वो विजातीय उम्मीदवार भले ही उनकी पसंद की पार्टी से हो अथवा नापसंद पार्टी से हो, लेकिन अगर वो योग्य हो। तो ये ऐसा अब देखा जाने लगा है और आप यकीन मानिए कि ये जो आने वाला वक्त है ये जाति मुक्ति होगा और जाति से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लोगों को अपने विकास कार्यों से ताल्लुक है। लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके क्षेत्र के विकास कार्य हों, क्योंकि वो विधायक उनकी अपनी जाति का है अथवा पराई, ये उतना महत्व नहीं रखता जितना इस बात का कि विधायक कितना कारगर है। और कारगरता विधायक की उसके कार्यकाल के उपलब्धियों, उसके विजन के आधार पर ही तय की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता ये लंबे समय तक इस देश में ये चलने वाला है कि कौन किस जाति का है, इस आधार पर वोट दिए जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल आधार पर वोट नहीं भी दिए जाएंगे, लेकिन जातीय समीकरण जिस तरीके की 8 विधानसभाओं के संदर्भ में जब मैं बात करूं अजमेर के, तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आनंद सिंह जी राजावत ने बहुत अच्छी बात कही कि जब टिकट बंटवारा ही जातीय आधार पर हुआ हो तो आप मतदाताओं के मतों के विभाजन को जातीय आधार पर सोचें नहीं, ये तो संभव नहीं है। अगर केकड़ी के अंदर आपने ब्राह्मणों को, भाजपा ने भी ब्राह्मण को टिकट दी है और ब्राह्मण ने, कांग्रेस ने भी दी है, बीजेपी ने भी दी है। अगर किशनगढ़ चले तो किशनगढ़ के अंदर वहाँ भी जाट बाहुल क्षेत्र है, तो ये सोच कर कि भाजपा ने भी जाट को दी है, कांग्रेस ने भी जाट को दी है। तो ऐसी जातीय समीकरण सब जगह चल रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही जो कि अजमेर उत्तर जो है वो न कि जातीय आधार पर नहीं बल्कि जाति मुक्त आधार पर, चेहरे के आधार पर, आप अपने पिछले इतिहास के आधार पर, पिछली कार्रवाइयों और कारगुजारियों के हिसाब से लड़ा जा रहा है। क्या ये वास्तव में आप सही कह रहे हैं? किस तरह से आपका ये विचार बना है? मुझे लगता है कि अजमेर उत्तर में इस बार जरूर स्थिति बड़ी विकट हो गई है जी, और ये हम सबको नज़र आ रहा है। धरातल पे भी देखें तो स्पष्ट दिख रहा है चुनाव किस ओर जा रहा है इसमें। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है जी कि अजमेर उत्तर में कम से कम चुनाव जातिवाद आधार पर नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं व्यक्ति की विशेषता या जो उपलब्ध में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार की ओर जनता देख रही है। निर्णय क्या होगा ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत उत्साहवर्धक एक संकेत है भविष्य की राजनीति के लिए। यदि ये प्रयोग अब कैसा रहेगा, इसका परिणाम क्या आएगा, लेकिन अजमेर उत्तर में यदि ये प्रयोग कोई नया परिणाम आया तो मुझे लगता है भविष्य के लिए भी एक नई पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राजावत जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं और कुछ इशारे से कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, यानी उनके अंदर राजनेता अभी भी जीवित है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर बिल्कुल समाज के अंदर आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं इनके डीएनए में अभी भी वही बात बोल रही है कि बहुत सावधानी से कुछ बात करें। आप साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए। मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत जी हैं जी, वो एक स्वाभाविक उम्मीदवार भाजपा के थे जी, भाजपा के टिकट के थे, और कई उम्मीदवार भी थे। बाकी उम्मीदवारों ने फैसला कर लिया पार्टी के निर्णय के साथ जाने का, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष की बात मैं नहीं करता जी, लेकिन ज्ञान सारस्वत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पार्टी निर्णय के साथ अपने आप को बंधा नहीं रख पाए, और इसके फलस्वरूप उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया जी। अब जो स्थिति है वो ये है कि पार्टी की निर्णय से अनेक मतदाता और काफी पदाधिकारी सहमत नहीं थे। जो लोग सहमत, अब 2 कैटेगरी हो गई। एक तो वो जो सहमत नहीं है लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ है, उसका सम्मान करते हैं, और एक वो जो इस निर्णय से सहमत नहीं है और पार्टी को छोड़ते हैं। तो कल एक बहुत बड़ी भगदड़ पार्टी में मची और पार्टी के अनेक पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी को खुद इस्तीफा देकर के छोड़ दिया, ज्ञान सारस्वत के समर्थन में आए। ये बेसिकली अगर आप देखें तो भाजपा की अंदरूनी कलह का एक स्वरूप है। निश्चित रूप से लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में होनी थी जी, इस समय भाजपा के 2 टुकड़ों और कांग्रेस में हो रही है जी। भाजपा अजमेर के अंदर ज्ञान भाजपा के रूप में एक नए टुकड़े के रूप में सामने है, जो कि भविष्य में निश्चित रूप से वापस उसी में समा जाने के लिए तैयार भी है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई निश्चित रूप से भाजपा के दोनों टुकड़ों ने महेंद्र सिंह रलावता जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके लिए बहुत सुगम बना दी है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये, जिस तरह से आपने अपने विश्लेषण में कहा कि अगर महेंद्र सिंह जी रलावता इस समय थोड़ी भी सुस्ती बरते तो ऐसा ना हो कि जनता ज्ञान के प्रति बढ़ चढ़ के वोट देने लगे। तो अगर रलावता जी कहीं कोई कमी छोड़ देंगे तभी ऐसा संभव है, और कोई भी प्रत्याशी, उनके लिए भी ये चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है, तो वो कितनी कमी छोड़ देंगे ये एक संभावनाओं के आधार पर ही कहा जा रहा है।
जी। तो मूल रूप से रावता जी के लिए इस चुनाव को अपने संघर्ष और भाजपा की कलह के आधार पर जीतना बहुत आसान है, और अगर कहीं कोई कसर रहती है तो ज्ञान जी दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो मतदाताओं को घरों से निकालते हैं, ऐसे लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, और ये बहुत चिंतनीय है देवनानी जी और अजमेर भाजपा के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा तोमर साहब। और अगर अपन दूसरे जिलों में भी, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएं तो वहाँ आप ये पाएंगे कि वहाँ जातीय आधार पर ही स्टार प्रचारक बुलाए जा रहे हैं, जातीय आधार पर ही सारा का सारा खेल खेला है, सारी चौसर जातीय आधार पर बिछाई जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, इनके स्टार प्रचारकों के आने से क्या जातीय समीकरण परिपक्व होंगे, या जो मानस बना चुके हैं लोग बाग, जिसको कांग्रेस को वोट देना है कांग्रेस को देंगे, जिसको बीजेपी को वोट देना है वो बीजेपी को देंगे। कुछ लोग फ्लोटिंग जो है वो इधर उधर तैर रहे हैं हवा के अंदर, वो कभी इधर भी जा सकते हैं कभी उधर भी जा सकते हैं, बहुत कम प्रतिशत है, और स्टार प्रचारक उन्हीं पर हमला करती है ऐसे फ्लोटिंग वोटों के ऊपर। तो आप क्या सोचते हैं राजावत जी कि ये जो जातीय समीकरण के आधार पर जो हवा में तैरते हुए लोग बाग हैं, वो क्या इन स्टार प्रचारकों के प्रभाव में आएंगे, या जो निर्णय होना है वो कर चुके हैं? देखिए, स्टार प्रचारक जो भी हैं उनका अपना महत्व तो है ही जी। उनकी एक पूरे देश में छवि है, उनकी बात को ज़्यादा लोग सुनते हैं। लेकिन मैं एक बात और थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। जैसे योगी जी है, अब योगी जी की कोई जाति नहीं है, ठीक है। प्रियंका जी है तो प्रियंका गांधी आ रही, तो कोई जाति विशेष से आप प्रियंका गांधी को भी नहीं जोड़ सकते, अशोक गहलोत को भी नहीं जोड़ सकते। अब सचिन पायलट जरूर गुर्जर समाज के एक बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सचिन पायलट भी एक बहुत कद्दावर नेता है, चाहे भले ही हम बीजेपी से हैं, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो स्टार प्रचारकों की अपनी तो कोई जाति नहीं है जिसको वो किसी जाति को प्रभावित कर सके। हाँ, ये आकलन यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं कि अमुक नेता के आने से हमारी अमुक जाति प्रभावित होगी। अब चुनाव में मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। एक चुनाव की प्रक्रिया है, बड़े स्टार प्रचारकों का भी काम है क्षेत्रों में जाएं, प्रचार करें पार्टी का, ये सब होंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, और सोशल मीडिया आने के बाद कोई बात अब 2 दिन टिक नहीं पाती है, तुरंत 1 मिनट में सबके पास चली जाती है। तो केवल जाति के आधार पर अगर व्यक्ति पिछड़ रहा है और व्यक्ति में दम नहीं है, तो मैं नहीं सोचता कि केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब देख लीजिए ताज़ा उदाहरण किशनगढ़ में, तो दोनों ही एक ही जाति के हैं, कांग्रेस बीजेपी जी। तो फिर अब उनमें से कौन जीतेगा? तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व ही मैं सोचता हूँ ज़्यादा हावी रहेगा। इसी तरह और भी 1-2 सीटें हैं, जैसे आपने केकड़ी का उदाहरण दिया, दोनों एक ही जाति के हैं, तो वहाँ भी टक्कर है। लेकिन अब वो क्या केवल ब्राह्मण होने की वजह से ही सीट जीती जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। उसमें बहुत सारे और फैक्टर भी चुनाव में काम करते हैं, मैनेजमेंट भी होता है। मतदान के दिन अपने वोटरों को घर से निकालेगा जो व्यक्ति भी उस दिन अपने मतदाताओं को निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जाएगा, मैं सोचता हूँ इससे बहुत नज़दीकी चुनाव में जीत उसी की होगी। इस बार चुनाव जो है वो अजमेर जिले की अगर हम बात करें, और स्पेशली अगर हम अजमेर उत्तर और दक्षिण की बात करें, तो काफ़ी नज़दीकी चुनाव है। द्रौपदी कोली ने अपने अजमेर दक्षिण में जनता के दिलों को छुआ है, लेकिन पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि भाटी जी का अपेक्षित सहयोग वो प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। नहीं, अपेक्षित सहयोग नहीं कर पा रही। तोमर साहब, सबसे बड़ी बात हुई थी कि वो किस तरह से करें, हेमंत क्यों विश्वास करे। जैसे ही टिकट आपको मिली, द्रौपदी देवी जी को टिकट की घोषणा हुई, द्रौपदी जी राजकुमार जयपाल के घर जाकर और उनसे आशीर्वाद ले आई। सारी रणनीतिकार वो बन गए राजकुमार जयपाल, और ऐसा लगने लगा कि इनका तो चुनाव ही वो लड़ेंगे। तो जब राजकुमार जयपाल और इनके अंदर आपस के दुश्मनी है, और वो अदावत जो है वो कोर्ट तक पहुंची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे चल रहे हों, ऐसी स्थिति के अंदर अगर अचानक हेमंत उनको गले से लगाकर उनको पूरा बहनत्व दिखा देते हैं और भ्रातृत्व प्रेम जाग जाता है उनका, तो हेमंत इतने पागल नहीं है, वो राजनेता हैं। वो जानते हैं कि अगर इस बार अगर हमने इसको उगा दिया तो ये और जीत कर चली गई है तो हमेशा के लिए भाटी परिवार खत्म हो जाएगा।
या हमारा जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अब क्या दिक्कत है कि वो न तो राजकुमार से भी गई और हेमंत से भी गई। तो ना राजकुमार जयपाल तो कम से कम उनको सहयोग कर रहे थे, अब राजकुमार अलग बैठ गए। और ना राजकुमार जयपाल धर्मेंद्र राठौड़ की वजह से, ना वो गहलोत साहब के अपना धर्मेंद्र राठौड़ की वजह से, ना तो महेंद्र सिंह रणौता के साथ नज़र आ रहे हैं, वो खामोश होकर बैठे हुए। हालांकि उनके वो कितना वोट बैंक को प्रभावित कर पाते हैं, या वो होते तो वो माइनस में जाते वोट या प्लस में जाते, ये एक अलग विषय है कि किसके जाने से। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अजमेर उत्तर के अंदर राजावत साहब देवनानी जी के साथ जितने चेहरे बैठे हुए हैं, उन चेहरों को अगर एक एक करके और नाम लिया जाए, एक एक करके नाम, जो मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों की वस्तु उतारने का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, बड़े से बड़ा जो नाम होगा वो आप लेंगे तो लोग बाग देवनानी से ज़्यादा उनके दुश्मन होंगे। दूसरे नंबर पर आ जाओ, आप किसी पार्षद का नाम ले लो, अगर पार्षद का नाम ले लो जो उनके साथ मंच पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, उनकी वजह से वो लोग मांगे, अरे यार ये तो वो आदमी है जो हमारे वो उसके मामले में ये रिश्वत, वो ये फलाना। तो वो जो दागी चेहरे हैं, चाहे वो ऊपर से मतलब इनके पदाधिकारी हों, वो भी दागी हैं, उन पर भी किसी न किसी फाइनेंस कंपनी के और फलाने ढीले आरोप लगे हुए हैं। तो आप जब सारे के सारे कर रहे हैं तो एक साफ बेदाग चेहरा आए, और ज्ञान सारस्वत अगर वो उस बेदाग छवि को लेकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो माइनस पॉइंट्स है उनके पास नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ज्ञान सारस्वत के साथ जो कि कोई दागी हो, लेकिन यहाँ तो दागियों की लंबी फौज है। और फिर 20 साल से जो आपने काम किए हैं, और मैं राजावत साहब के पास जाने के लिए भूमिका बना रहा हूँ कि मैं राजावत जी से यह पूछूं कि 20 साल के जो काम थे, अगर वो भी महत्वपूर्ण होते और वो कितने भी वृद्ध हो जाएं, अगर उनके काम बहुत महत्वपूर्ण होते, चाहे वो किसी भी समाज के, सिंधी समाज के हैं, किसी मुस्लिम समाज के होते, किसी और भी समाज के होते, लेकिन उनके काम इतने अच्छे बोल रहे होते, तो क्या स्थिति होती? इस बारे में मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि अजमेर उत्तर में जितने सक्षम दावेदार इस बार थे जी, मुझे लगता है 20-25 ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया जा सकता था। उसमें से भी अगर थोड़ा उसको सूची को थोड़ा छानी जाए तो लगभग 8-10 तो ऐसे थे जिनको अगर टिकट मिलता तो मैं सोचता हूँ पार्टी को बहुत सहजता से इस चुनाव में सफलता मिल जाती जी। और मैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करके, मैं तो अभी भी कहता हूँ, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, अभी भी बेटी बाप की है, अभी विदाई नहीं हुई है। जिस तरह से सरपंच लाल सिंह जी से माला पहनाई, ज्ञान जी को पहना दें, सब कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बच जाएगी, और जो पैसा भी बचेगा, और जितनी ऊर्जा और पैसा है ये 2024 में हमारे मोदी जी के जो हवन होगा उसमें सभी को एक साथ आहुति लगेगी, तो हम यहाँ से बहुत बड़ी बढ़त लेंगे। उत्तर से 47,000 की बढ़त पिछली बार एमपी इलेक्शन में थी, 43,000 की दक्षिण से थी। मैं सोचता हूँ आज भी अगर ये मालाओं का आदान प्रदान सही तरीके से हो जाए तो 47 क्या 50,000 से हम ये चुनाव जीत सकते हैं। आनंद सिंह जी, फिर आप ये भी बात का जवाब देते हैं कि जब उनको आशीर्वाद देने के लिए गए आप, तो आप सबसे पहले गए, और उसके बाद में इस्तीफे देने की बात आई तो आपने सबसे पहले इस्तीफा दिया, और आज भी आप ज्ञान सारस्वत को आशीर्वाद देते ही नजर आते हैं। भले आप भाजपा ने प्राथमिक सदस्य हूँ, हाँ, भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं, आपका वोट तो बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन मतलब ये आप मान, या चलिए आपने ये तो मान ही लिया कि मतलब और बहुत सारे विकल्प ऐसे थे देवनानी जी के जो और बेहतर हो सकते थे, सशक्त हो सकते थे। पर मेरा मूल सवाल ये था कि क्या देवनानी जी अपने 20 साल के क्रियाकलापों को, अपनी उपलब्धियों को गिनाकर वोट मांगने की स्थिति में है? देखिए, ये तो अब ये इस पर मैं बहुत अधिक ना कह के, जितना शायद बहुत सारे कमियां तो रह गई, मैंने 1-2 जगह बोला भी है। जो पानी की समस्या है, मैंने व्यक्तिगत देवनानी जी को 1.5 साल पहले निवेदन किया था, ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। समय रहते किसी कारणवश उस पर समाधान नहीं किया गया, तो आज एक बहुत विचित्र स्थिति हो गई कि नलों में पानी नहीं और बारिश का पानी घरों में है, ये दोनों ही मुद्दे बन गए। तो एक पानी जैसी समस्या, बिसलपुर भरा हुआ है, और ये बार बार कहना कि वितरण व्यवस्था में जानबूझ के कुछ अधिकारियों ने, कांग्रेसियों ने ये किया वो किया, तो फिर तो दक्षिण में भी ये स्थिति होनी चाहिए थी। तो क्या कांग्रेस को दक्षिण की सीट नहीं चाहिए क्या? तो केवल उत्तर में ही गड़बड़ी करना, ये आशास्पद आरोप लगा। जनता इसके गले ये बातें उतर नहीं रही है, तो कहीं न कहीं विरोध का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है। और मेरा मानना है कि एक बार आप 20 साल विधायक रह लिए, और वो भी आपने विधायक की पारी जब शुरू की, कोई छात्र जीवन से नहीं की, आप एक नौकरी अच्छी खासी प्रिंसिपल की करके आए थे,
उसके बाद 20 साल आप विधायक रह लिए तो आपको कहीं ना कहीं तो विराम देना ही चाहिए। और फिर ये हमारी पार्टी का जो है त्याग, तपस्या और बलिदान, तो आज जब पार्टी को त्याग की आवश्यकता है तो आगे बढ़कर करना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात है राजावत साहब कि नलों में पानी नहीं है, घरों में पानी बारिश का भरा हुआ है, ये तक यहाँ तक सही है, लेकिन पार्टी को मां मानने की जो विचारधारा का हम पालन करते रहे हैं भाजपा के लोग, आंख के पानी पर सवाल नहीं है कि आज वो किसी पार्टी के लिए गए किसी निर्णय के खिलाफ जाकर के आवाज भी उठा रहे हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रखते हुए विरोध भी दर्शा रहे हैं। तो ये क्या कहीं पार्टी के प्रति समर्पण की जो बात है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, इस बात को मानने वाली पार्टी, इस रीति नीति की पार्टी के लोग जब अपनी ही पार्टी के निर्णय को, देवनानी जी का निर्णय नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, ये निर्णय तो पार्टी का है, तो क्या पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के फोरम पर यह आवाज नहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उठाई जानी चाहिए थी? निर्णय पार्टी का था, उसका विरोध स्वाभाविक था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तोमर साहब आपसे सहमत नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति अप्रस्तुत है टिकट के लिए और वो ये कहे कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने मेरे अनुभवों का लाभ पार्टी दूसरी जगह ले और मैं उसके लिए सहमत हूँ, लेकिन अब ये नए चेहरों का आना चाहिए और मैंने 20 साल यहाँ पर अपना वो कर लिया, तो मुझे टिकट ना देकर किसी अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए। तो पार्टी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उनके ज़बरदस्ती मुंह खोल के उनके दांतों के अंदर से ये टिकट नहीं फंसती, टिकट फंसाई गई है। टिकट तो उन्होंने कहा हाँ टिकट, मतलब ये जो उनके अंदर जो तलब थी ना, तो उनको बार बार कहा जाता रहा। हम लोगों ने टिकट मिलने से पहले डिबेट के अंदर यहाँ इस मंच से 50 बार कहा हम बहुत सम्माननीय हैं आप देवनानी जी, आप अपना सम्मान बचाइए, वरना क्या सामान भी नहीं बचेगा। अभी तो सम्मान नहीं बच रहा, अब सम्मान, अब आप अगर मान लीजिएगा चुनाव, भगवान करे आप चुनाव जीतें और लेकिन हार गए तो क्या स्थिति होने लगी? क्या होने वाला है आपके साथ में, क्या पार्टी के साथ में होने वाला है, क्या सोचते हैं आप? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एक तो बहुत स्पष्ट रूप से ये मानना चाहिए कि ये किसी के बपौती नहीं है, किसी की पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं, ये विचारधारा पे आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। इसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का पसीना लगा है। बिल्कुल। और आज भी जो कोई थोड़ा नाराज है वो व्यक्ति से नाराज है, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं भाजपा से नाराज हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कल जो इस्तीफे में उन्होंने खुल के कहा मोदी जी के लिए लगेंगे, तो ये स्पष्ट है। ठीक है, अब विचित्र स्थिति कई दफ़े बन जाती है, ये दुखद है, लेकिन अब कई दफ़े ऐसा होता है कि कार्यकर्ता बिल्कुल फूट पड़ता है। इस बार जो स्थिति आई, अब जैसे मैं भी आगे तंग हो गया, मैंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और मैं क्या करता जी। अब मैं कोई ज्ञान जी का झंडा लेके थोड़ी कर रहा हूँ, कोई प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीड़ा है जो मेरे, अब कई लोग तो इसको प्रकट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सैकड़ों कार्यकर्ता इसी शहर में बहुत व्यथित है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर वो बात कहते थे तो शायद हम आज जीतने के करीब होते जी, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और उनका जो ये लावा है वो किस रूप में निकलेगा, वो 25 तारीख को निकलेगा क्या, ये भी एक चिंता का विषय है जी। इसका परिणाम तो 3 को पता चलेगा, लेकिन सबने एक स्वर में ये कहा है कि हम मोदी जी के लिए, हम वो कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा, कोई भाजपा के प्रति नाराजगी नहीं, भाजपा से किसी को वो नहीं है, विरोध नहीं है। विरोध कभी कभी कुछ व्यक्तियों का हो जाता है, ये अजमेर उत्तर का ही नहीं है। तो ये नाराजगी नहीं, असहमति की बात है किसी एक निर्णय पर। देखिए, आप चित्तौड़ का उदाहरण देखिए जी, वहाँ जो निवर्तमान विधायक आख्या जी थे, और 2 बार से उनकी अच्छा परफॉर्मेंस भी क्षेत्र में है, पकड़ भी है, लोकप्रिय भी है, ये अब पता चल गया। अब कई दफ़े ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि आप जयपुर से एक 70-75 साल के व्यक्ति को वहाँ टिकट काट के आप चित्तौड़ में टिकट दें, ऐसे व्यक्ति का जो 50 साल के आसपास है, जो अपना काम अच्छा कर रहा है, उसकी छवि अच्छी है, बेदाग है। अब ये ऐसे जो निर्णय हो जाते हैं, अब वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? एक चीज़ और बताइए, ये कोई विरोध एक दिन में नहीं होता। मेरा मानना है इस बार ये 4-5 साल से जितने उपचुनाव हुए हैं, हमने भी कई उपचुनाव देखे हैं, उपचुनाव में हार जीत होती, 2000-4000 की होती। जितने भी उपचुनाव हुए हैं, केवल एक किरण जी की इनका राजसमंद वाला छोड़ दें, सारे उपचुनाव 20-20, 25-25 हज़ार से भारतीय जनता पार्टी हारी। वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, उदयपुर में एक जगह हम 3रे नंबर पर आए। और कन्हैया हत्याकांड के बाद भी ये जो अभी सरदारपुरा में चुनाव हुआ है,
वहाँ भी हम 25-30 हज़ार से आ रहे हैं। हाँ, सरदार शहर में तो भी ये काफी बड़ा चुनाव जो है। मुद्दे हम बना रहे हैं वो मुद्दे क्यों नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे कार्यकर्ताओं का निराशा भाव झलकता है। निराशा भाव क्यों झलकता है कि सही प्रत्याशी का चयन नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमजोरी का कारण कहीं न कहीं ये जो प्रत्याशी चयन है इसमें हो जाती है। तो दोस्तों, आपने चुनाव चर्चा में सुना कि राजावत जी ने किस तरह से बहुत संजीदगी के साथ में अंदर का जो लावा भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के दिल में उबल रहा है उसका इजहार किया। तो तोमर साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमारे पास जिनके पास उपलब्धियां गिनाने को नहीं होती, उनके पास जातियां ही या तो होती हैं या पार्टी की ज़िद होती है या खुद की ज़िद होती है, वो सामने आती है। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। हार्दिक आभार। नमस्कार।